तो चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में क्लास 11 फिजिक्स का एक नया चैप्टर सरल रेखा में गति के सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। वह है ग्राफी विधि से गति के समीकरण कैसे निकाला जाता है, वो सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है। हम ट्रिक्स के माध्यम से जितना भी आसान हो सकता है आपके लिए बनाएंगे, जिससे कि आपको रटना ना पड़े कुछ भी, और एग्जाम में वो ट्रिक्स की सहायता से आप आराम से डेरिवेशन करके आए। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को अब स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? तो देखिए ग्राफी विधि से हमें गति का समीकरण निकालना है, और ग्राफ हम कौन सा बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं हम वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ मतलब कि वेग समय ग्राफ। क्लियर? इधर हम दिखाएंगे वस्तु का वेग, इधर हम दिखाएंगे समय। ठीक है स्टूडेंट्स, और बात करें त्वरण की, एक हमारा त्वरण भी है। त्वरण दोस्तों एक समान होता है, पूरे के पूरे गति में त्वरण एक समान होता है। हमने यहाँ पर लिखना भी आपको कि पूरे गति में त्वरण एक समान हमारा है, त्वरण नहीं बदलता। देखिए भले ही वेग बदलेगा, समय बदलेगा, ठीक है, लेकिन त्वरण नहीं बदलेगा, एक समान होगा। अगर त्वरण बदल रहा है तो ये गति का समीकरण सब फेल हो जाएगा, वहां पर कुछ भी नहीं लगेगा। ये सब एक समान त्वरण के लिए बना हुआ है। ये सभी दोस्तों एक समान त्वरण के लिए बने हुए हैं, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले। ठीक है, तो आइए एक एक करके तीनों का हम डेरिवेशन करते हैं ग्राफी विधि से। तो सबसे पहले हेडिंग आपको डालना है पहला समीकरण, प्रथम समीकरण निकालते हैं। और उससे पहले ग्राफ को जरा पूरी करते हैं भाई। ठीक है, यहां पर वस्तु का वेग दिखाना है, तो ग्राफ हमारा ऐसे ऐसे बना है। पहले यहां से शुरू हुआ, यहां तक खत्म हुआ, मतलब कि जब शुरू हुआ तब वेग कितना होगा? प्रारंभिक वेग होगा यू, जो आपको पता है ऑलरेडी। तो यहां पर जो बनता है, जो वैल्यू होती है, वो प्रारंभिक वेग की होती है वस्तु की। ठीक है, अब वस्तु गति करते 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 यहां पर पहुंची, तो अब दोस्तों वस्तु का क्या वेग होगा इस ग्राफ पर? अंतिम वेग होगा अब। ठीक है, चलिए, और यहां पर हमें समय दिखाना है। तो स्टार्टिंग में तो 0 था समय, लेकिन कुछ समय बाद जब वस्तु यहां पर पहुंच गई तो समय क्या बताएगा? अब मान लीजिए t बताने लगा समय अब। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, और इस तरीके से मिला दीजिए इसको जरा। ये हमने मिला भी दिया, और सारे बिंदुओं के नाम लिख दीजिए। आप नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, PQRS ABCD XYZ एनीथिंग। तो हम ABCD से शुरू करते हैं यहाँ पर, क्योंकि बचपन में ही ABCD से शुरुआत की गई थी, तो हम क्यों PQRS करें। यहाँ पर हम करते हैं A, यहाँ पर लिखते हैं B, यहाँ पर लिखते हैं C, ठीक है, फिर D, फिर E और फिर F स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये O नहीं है, ये दोस्तों समय का मान है स्टार्टिंग में जो 0 था। कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमारा E हो गया, और ये समय है हमारा, ये O नहीं है, 0 समय है। ठीक है, चलो, तो नाम पता हो गया सबका। आइए फर्स्ट डेरिवेशन करते हैं। पहला समीकरण जो कि निकलेगा त्वरण के फॉर्मूले से। पहला समीकरण याद रखिएगा, त्वरण का फॉर्मूला आपको लगाना है। त्वरण स्टूडेंट्स वही स्मॉल a, और ये त्वरण ग्राफ में क्या होता है? वेग समय ग्राफ की ढाल होती है। वीटी ग्राफ की ढाल होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, और ढाल हमारा क्या होता है? tan थीटा होता है। अब हम इसके अंदर नहीं आपके लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स बायो के भी होंगे, तो उनके लिए एक ज़बरदस्त ट्रिक है। कोई ढाल वगैरह पे मत जाइए, बस इसको लिख दिया। त्वरण का फॉर्मूला आपको पता है, बोलिए क्या होता है? आप कहेंगे v माइनस यू बटे में t। वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग दोस्तों, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, वेग में परिवर्तन ये हो गया, और बटे में समय ये हो गया त्वरण आपका। क्लियर? अब जो मैथ वाले स्टूडेंट्स है वो वेरीफाई कर सकते हो, आप सभी मैथ वाले भी, कि tan थीटा जब आप निकालोगे इस ग्राफ की ढाल स्टूडेंट्स, मतलब कि ये थीटा है, तो tan थीटा क्या होगा? लंब बटे में आधार होगा। लंब क्या है? यही है ना, है v माइनस यू, यही तो जो हमने निकाला वेग में परिवर्तन, यही तो आपका लंब है। और आधार यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी t माइनस 0, वही लिखा है। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहा है। त्वरण का फॉर्मूला ही डायरेक्ट आप लगा दीजिए, यहाँ से पहला समीकरण आपका आ जाएगा। ठीक है, t को बस इधर मल्टीप्लाई करिए तो 80 हो जाएगा। यहाँ पर जब आप t को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, इक्वल्स टू हमारे यहाँ पर रह गया v माइनस का u। ठीक है,
फिर फाइनली हमारा क्या हो गया, देखिए माइनस का u को इधर लेकर आएंगे तो v का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा, जब माइनस की u को इधर लेकर आया तो 80 में u आकर जुड़ जाएगा, तो u प्लस 80 हो जाएगा इस साइड में। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला समीकरण गति का, जो कि त्वरण के फॉर्मूले से निकल गया। आई होप आप नहीं भूलोगे कि पहला समीकरण कैसे आता है, त्वरण के फॉर्मूले से आता है। क्लियर। और ये सब लिखने वाली चीज़ें आप सभी देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इसमें कोई तोप चीज़ नहीं है। हमने वही लिखा है कि वस्तु का स्टूडेंट जो वेग है प्रारंभिक वो u है, अंतिम वेग v है, समय t है, विस्थापन s है, त्वरण एक समान है, कुछ तोप चीज़ नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको लिख लोगे, एग्जाम में निपटा देंगे आप सभी। तो चलिए अब आते हैं हम अपने दूसरे समीकरण की ओर। ठीक है, इसको नोट कर लें आप सभी। चलिए ये पूरा इरेज हम करेंगे, तब जाकर दूसरा समीकरण आपको अच्छे से बता पाएंगे। चलिए ये आपका हो गया टोटली इरेज। अब आप सभी हेडिंग डालिए द्वितीय समीकरण, कॉपी लिए रहिएगा। तो नोट करते चलिए द्वितीय समीकरण, आप हेडिंग डाल लीजिए। देखिए द्वितीय समीकरण में आपने एक चीज़ गौर किया होगा, देखा जरूर होगा समीकरण, ऐसा नहीं कि पहली बार दर्शन हो रहे हैं प्रभु के। देखिए द्वितीय समीकरण में हमारा आपको पता है ना, s होता है फॉर्मूले में, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर है हमारा। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं विस्थापन निकालना है हमें, ये माइंड में आना चाहिए। विस्थापन निकालना है कहीं ना कहीं हमें स्टूडेंट्स, और जो निकालेंगे वो आएगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर के। ठीक है, सो इसी चीज़ को पकड़ कर चलिए, विस्थापन निकालना है, विस्थापन निकालना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर जो आपका विस्थापन है, विस्थापन s क्या है दोस्तों। देखिए ग्राफ में विस्थापन कैसे निकल आता है। देखिए वेग चाहिए था तो ढाल लेते थे, विस्थापन चाहिए तो ग्राफ का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, ये है दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना था, वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल। इस पर न्यूमेरिकल भी बनता है स्टूडेंट्स, हर साल एग्जाम में ये न्यूमेरिकल आता है किसी न किसी पेपर में। आपसे वीटी ग्राफ देगा और पूछेगा विस्थापन निकालो, न्यूमेरिकल भी आता है। वीटी ग्राफ देगा और कहेगा विस्थापन निकालिए, तो वहाँ पर आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है, वही विस्थापन होगा। ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आ गया एग्जाम में तो आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा जो हमने अभी बताया आपको। वैसे न्यूमेरिकल्स हम आपको करवाएंगे अभी आने वाली वीडियोस में, इसलिए सब्सक्राइब करके जुड़ जाए एजुकेशन सस के साथ, और क्लास 11 प्लेलिस्ट में भी चले जाएं, क्या पता वो बन गई हो उसी प्लेलिस्ट में हो। ठीक है, इसलिए आइए तो विस्थापन कैसे नहीं आएगा, क्षेत्रफल निकालेंगे। ये जो ग्राफ हमारा बना हुआ है ना ऐसे, इसके अंडर में कितना क्षेत्रफल है, इसके अंडर में कितना क्षेत्रफल है वो हम निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालें, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है। देखो देखने में तो ये समलंब चतुर्भुज है, लेकिन अगर हम इसको आसान बनाना चाहे तो हम इस चतुर्भुज को, समलंब चतुर्भुज को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं कि नहीं। एक त्रिभुज और एक स्टूडेंट्स आयत, एक त्रिभुज और एक आयत में तोड़ सकते हैं कि नहीं। इसको बहुत आसान हो जाएगा तब तो हमारा। त्रिभुज जो आपका है, ये नाम क्या है इसका, DBC, त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, इसमें आपको ऐड कर देना है आयत DCFE, आयत DCF और E का क्षेत्रफल। ठीक है, इन दोनों को जोड़िए, आपका पूरा ग्राफ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर विस्थापन किसके बराबर हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ 1/2 आधार में गुणे में ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई, ये होता है। और आयत का क्षेत्रफल आप सभी को पता है, ये होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसी को दोस्तों हम आगे बढ़ाएंगे तो आप देखोगे 1/2 आधार क्या है दोस्तों इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का आधार यही है ना, D और C, DC, तो यहाँ DC लिखिए, मल्टीप्लाई में ऊंचाई। तो दोस्तों ये त्रिभुज का ऊंचाई कितना है, ये है ऊंचाई, ये इतना ही ऊंचा है ना त्रिभुज, CB यहाँ लिखेंगे आप सभी, मल्टीप्लाई में CB। ठीक है, चलिए प्लस में अब आयत पे आते हैं। अब देखिए इस आयत में दोस्तों लंबाई चौड़ाई का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो लंबाई आप ले सकते हैं ED
और मल्टीप्लाई में चौड़ाई आप ले सकते हो EF। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर कंफ्यूज बहुत लोग होंगे कि ये कैसे लिख दिया DCCB। देखो आधार आप देखो ना त्रिभुज का, ये त्रिभुज है, उसका आधार यही है, जो कि क्या है, नाम बस हमने रख दिया है ना इस आधार का DC, तो DC लिख दिया हमने। इसी तरह ऊंचाई देखिए, त्रिभुज का ऊंचाई कितना है, CB, यही ऊंचाई है, लेकिन नाम क्या है इसका, CB है, तो हमने CB रख दिया। इसी तरह दोस्तों आयत का दोस्तों ये हो गया हमारा लंबाई ED और ये हो गया चौड़ाई EF। क्लियर, यहाँ पर नहीं फंसना है बिल्कुल भी। अब उसके बाद हमारा बस हो गया S बराबर हाफ टाइम्स ऑफ DC का वैल्यू रख दीजिए। देखो DC किसके बराबर है, यही DC है ना, और ये DC हमारा इस T के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक जो है T है, तो ये भी तो यहीं से यहीं तक है, तो ये भी T होगा, ये भी T होगा डिस्टेंस, ठीक है। तो आप इसको T रख दीजिए। एंड उसके बाद आपका रह गया ऊंचाई। ऊंचाई क्या है दोस्तों, ऊंचाई है हमारी यहाँ से यहाँ तक CB, यहाँ तक की लंबाई कितनी है, आप कहोगे V माइनस यू बराबर हो जाएगा ऊंचाई। तो यहाँ आप रख दीजिए V माइनस का U डिस्टेंस, ठीक है। चलिए प्लस में अब हमारा बचा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि ED मल्टीप्लाई में EF। ED आपका कितना है, E और D मतलब यहाँ से यहाँ तक, जो कि किसके बराबर है, U के बराबर है, तो आप U लिखेंगे। क्लियर, U आपका क्लियर है ना। ED हमारा U के बराबर हो गया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, U ही है हमारा। अब फिर हम EF क्या है, EF मल्टीप्लाई में EF करना है, तो EF हमारा यहाँ से यहाँ तक है, जो कि किसके बराबर है, T के बराबर है, तो U मल्टीप्लाई में T हो जाएगा। अब लास्ट में आपको क्या करना है, इस V माइनस यू का मान रख देना है। देखिए V माइनस यू आपका गति का पहला समीकरण से AT के बराबर होगा। गति का पहला समीकरण था V बराबर U प्लस में AT, यही था हमारा गति का पहला समीकरण। तो जब आप U को इसमें से घटाओगे तो ये V माइनस यू AT के बराबर बन जाएगा, ठीक है। सो अब इसको रख दीजिए, और आप रखेंगे जैसे ही आप, तो आपको दूसरा समीकरण मिल जाएगा S बराबर में UT प्लस का हाफ AT का स्क्वायर डिस्टेंस। तो ये इतना मेहनत के बाद हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन भी। क्लियर, चलिए देख लिया ना, क्लियर है ना, वहाँ पर कैसे आया, इसकी जगह AT रखेंगे तो T का स्क्वायर हो जाएगा, AT का स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ AT स्क्वायर बनेगा हमारा ये टर्म। फिर उसके बाद UT टर्म तो हमारा पहले से यहाँ पर है ही, आ गया गति का दूसरा समीकरण। देखिए यही थोड़ा सा दिमाग वाला था, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना ही माइंड का खेल था, जो कि हमने इजी बनाने की कोशिश की आपको, कि आपको एक एक चीज़ समझ में आए, यहाँ पर ये सब कुछ समझ में आए। तो अगर आपको अभी भी थोड़ा दिक्कत हो तो आप एक बार रिवाइज करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा समीकरण निकालते हैं स्टूडेंट्स, वो तो और भी आसान है, उसमें आपको टेंशन ही नहीं लेना है, बहुत ही आसान है वो वाला, फिर वीडियो आपकी एंड हो जाएगी, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट करें जल्द से जल्द। सो चलिए आइए हम देखते हैं तृतीय समीकरण, ठीक है, गति का। आइए शुरू करते हैं। इसमें भी दोस्तों वही करना है, यानी कि विस्थापन ही निकालना है यहाँ पर, जो कि किसके बराबर होता है, VT ग्राफ का क्षेत्रफल होगा। अब कहेंगे आप सभी, अभी तो हमने ये क्षेत्रफल निकाला, तब जाकर हमारा दूसरा समीकरण आया, अब इसमें भी क्षेत्रफल निकालेंगे क्या? जी हाँ, इसमें भी निकालना है, लेकिन अब की पारी क्या करना है, इस समलंब चतुर्भुज का निकालना है। इसको त्रिभुज में और आयत में नहीं तोड़ना है आपको, ठीक है। डायरेक्ट समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर, हाँ, तो S हो जाएगा हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, डायरेक्ट समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है अभी बता देते हैं आपको, बहुत आसान सा है। वो ये है, ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, हाफ मल्टीप्लाई में समांतर भुजा का योग, समांतर भुजाओं का योग, ये होता है फॉर्मूला। और मल्टीप्लाई में साथ ही साथ हमारा चलता है
दूरी स्टूडेंट्स, ठीक है, भुजाओं की कितनी दूरी है, भुजाओं के बीच में जो दूरी है वो। सो बस आइए लिख देते हैं हम सभी और आ जाएगा ये तीसरा समीकरण। s बराबर हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ समांतर भुजा का योग। अब समांतर भुजा क्या है इसमें बताइए, आप ही बताइए। आप कहेंगे सर इसमें 4 भुजा हैं, समांतर कौन होगी स्टूडेंट्स, ये होगी, क्योंकि यही 2 भुजा दोस्तों ऐसी हैं जो दूसरे के आमने सामने एकदम स्ट्रेट है, तो ये समांतर भुजा हो गई। अब इनका योग हमें करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक समांतर भुजा है हमारी ई और डी, तो एक समांतर भुजा है ई डी और दूसरी समांतर भुजा है एफ बी, दूसरी समांतर भुजा है एफ बी, क्लियर। और मल्टीप्लाई में इनकी बीच की दूरी स्टूडेंट्स, इनकी बीच की दूरी जो कि टी है, देखो यहाँ पर ड्रॉ किया है ना, ये दूरी यही डिस्टेंस है जो कि किसके बराबर है, टी के बराबर है, तो मल्टीप्लाई में आप टी लिखेंगे, ठीक है। चलिए एंड उसके बाद आपको यहाँ पर टी का वैल्यू रख देना है। देखिए कॉमन सेंस भी होना चाहिए ना जरा। समीकरण था तीसरा v² बराबर u² प्लस में 2as, उस फॉर्मूले में कहीं पर भी t नामक इंसान था ही नहीं, समय t वहाँ पर है ही नहीं तीसरे समीकरण में। तो यहाँ पर भी तीसरा समीकरण हमें चाहिए तो t को गायब करना होगा, तो t का वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब t का वैल्यू हम कहाँ से रखेंगे, दिमाग लगाइए, कहाँ से रखेंगे टी का वैल्यू। क्या हमें टी का वैल्यू कुछ पता भी है, समय, पहले समीकरण में हमें समय मिल सकता है, पहले समीकरण में दोस्तों समय मिल सकता है। v बराबर होता है u माइनस का u प्लस का at, तो यहाँ से t का वैल्यू अगर हम निकालना चाहे, t का वैल्यू अगर निकालना चाहे स्टूडेंट्स, क्या मिल जाएगा, t बराबर हो जाएगा, पहले तो घटा दीजिए u को v में से घटा दिया, फिर a से डिवाइड कर देंगे तो हमारा t का वैल्यू मिल जाएगा ये स्टूडेंट्स, ठीक है। बस हमने कुछ नहीं किया दोस्तों, जो त्वरण का फॉर्मूला था ना v माइनस यू बटे में t, उसमें t को इधर कर दिया, a को इधर कर दिया, और कुछ नहीं इसमें हुआ है। सो इसी को रख दीजिए यहाँ पर, और साथ ही साथ ये आपका जो ed है fb है इसका भी वैल्यू रख दीजिए। ed आपका कितना है, u है, तो हाफ में u प्लस में fb कितना है दोस्तों, f और b, ये टोटल लंबाई, यही जो लंबाई होगी वह इसके बराबर होगी कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल होगी। ये जो लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक की, वो यहाँ की यहाँ तक की भी लंबाई होगी, जो कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, v है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, v है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो प्लस में v रख दीजिए और t की जगह पर वो रख दीजिए v माइनस यू बटे में a स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसको जरा आप सॉल्व करेंगे, मैथमेटिक्स लगाएंगे, तो आपको मिलेगा s बराबर में, ये जब आपस में गुणा होंगे, एक u प्लस v, दूसर का v माइनस का u, v माइनस का u, तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा आपका v² माइनस का u²। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है a प्लस b मल्टीप्लाई में a माइनस b अगर हो तो a² माइनस b² हो जाता है, क्लियर। चलिए 2 को उधर गुणा कर दीजिए, 2 को इधर गुणा कर दिया, a को भी दोस्तों उधर गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर 2 के साथ साथ a भी हमारा आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक तरफ बन गया दोस्तों 2as, ठीक है, दूसरी तरफ हमारा आ गया v² माइनस u²। फिर यहाँ से आप जरा ध्यान देंगे, अगर u² को उस तरफ भेज दें तो हमारा क्या बनेगा, v² बराबर u² प्लस में 2as, और ये हमारा क्या था स्टूडेंट्स, यही तो हमारा गति का तीसरा समीकरण था जो कि हमें इजीली मिल गया, ठीक है। चलिए बस थोड़ा सा माइंड लगाना था, फॉर्मूला याद करना था और t का वैल्यू यहाँ पर रख देना था, क्लियर। तो ये है हमारा दोस्तों तीसरा समीकरण, भी इजीली बता दिया हमने आपको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पहला समीकरण देखो कैसे निकाला था हमने, त्वरण का फॉर्मूला लगाकर। दूसरा समीकरण में निकाला था विस्थापन का फॉर्मूला, वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल और 2 टुकड़ों में तोड़कर निकालना पड़ा क्षेत्रफल। तीसरे में हमने डायरेक्ट पूरा फॉर्मूला ही लगा दिया समलंब चतुर्भुज का, ठीक है। तो ये माइंड में आप माइंड मैप रखिएगा, एग्जाम में आएगा तो इसी तरह आपको तीनों निकालना है। बस एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है, खुद से एक बार रफ पे वीडियो को पॉज करके करिए, नहीं आएगा फंसेगा तो आप दोबारा देखकर उसको अभी ही क्लियर कर लीजिए इस वीडियो से, ठीक है। बाद में कोई भी नहीं कि बाद में टालेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी ही खत्म करिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए अब हम दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा कलन विधि से गति के समीकरण कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे जो इन तीनों गति के समीकरण पे एग्जाम में आती है, ठीक है।
आपको कराएंगे, फिर आपका ये चैप्टर भी इजीली यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो आता है और फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।